तो जैसा अब तक हमने देखा कि इस 7th MI सेंसस में ये हमारे प्रारूप हैं जिन्हें हमें भरना है। तो इस प्रारूप में सबसे पहले हम वाटर बॉडी शेड्यूल को फिल करते हैं। वाटर बॉडी सेंसस के अंतर्गत मेरे को एज ए एम्यूनरेटर ये जो आईडी मिली है ये उत्तराखंड स्टेट देहरादून डिस्ट्रिक्ट रायपुर ब्लॉक के लिए मिली है, जिसमें मुझे इतने सारे विलेज के अंतर्गत ये संगणना कार्य को पूर्ण करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये विलेज सिलेक्ट किया भैसर गांव, अगर इसकी जगह मैं कोई दूसरा विलेज सेलेक्ट करता तो जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है नो वाटर बॉडीज वर कैप्चर्ड इन दिस लोकेशन, इसका मतलब ये है कि पिछली संगणना में इस गांव में कोई वाटर बॉडी नहीं थी। तो जो भी वाटर बॉडी होगी वो इस संगणना के लिए बिल्कुल नहीं होगी। हमें यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके तब आगे बढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ऐसा गाँव सिलेक्ट करता हूँ जिसमें पिछली बार यहाँ संगणना हुई थी और एक वाटर बॉडी कैप्चर की गई थी। तो जैसे इस गांव को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई आइकन नहीं आया। यहाँ पे मैं व्यू वाटर बॉडी सीरियल नंबर ऑन मैप पे क्लिक करूँगा। ये मेरी प्रेजेंट लोकेशन दिखा रहा है और ये उस वाटर बॉडी की लोकेशन दिखा रहा है जो हमने लास्ट सेंसस में कैप्चर की थी। इससे पता चलेगा कि हम उस वाटर बॉडी के निकट हैं या दूर हैं। तो जैसे मैं इसको जूम करूँगा हम देखेंगे कि अगर मैं वास्तविक रूप से उस वाटर बॉडी के पास होता तो मेरी लोकेशन और वाटर बॉडी की लोकेशन आसपास होती। मैं अपनी लोकेशन के आधार पे वाटर बॉडी का चयन करूँगा कि हाँ ये वही वाटर बॉडी जिसके पास मैं खड़ा हूँ। मैं इस वाटर बॉडी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरह के आइकन आएगा कि लास्ट सेंसस में इस वाटर बॉडी का नाम नियर जंगल, टाइप ऑफ वाटर बॉडी टैंक, स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि अभी हमने इसको आगे फिल नहीं किया है। इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये आगे। अब मैं एंटर रिमार्क करना चाहता हूँ कुछ या फिल वाटर बॉडी, तो मैं फिल वाटर बॉडी पे आगे क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे उस वाटर बॉडी से रिलेटेड कुछ डाटा इसमें अपने आप आ गया होगा, बाकी मुझे फिल करना होगा। तो कौन सा डाटा है जो अब मुझे फिल करना है वो हम इसमें आगे देखते हैं। ये आज की तारीख है 17/12/2025, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सर्वे की एक्यूरेट डेट बताएगी। अब नेम ऑफ वाटर बॉडी, तो यहाँ पे मुझे वाटर बॉडी का नाम लिखना है कि वाटर बॉडी का क्या नाम है। तो जैसे यहाँ पे पिछली बार लिखा था नियर जंगल, तो सेम हमने वही नाम रख दिया। या वहाँ पे निकटतम किसी व्यक्ति से पता करके जो उसका वास्तविक नाम यदि कोई और हो तो वह रखेंगे, एक ऐसा नाम जिससे उस वाटर बॉडी की उस क्षेत्र में पहचान की जा सके। नेम ऑफ बेसिन, जो कि पूरा उत्तराखंड गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बेसिन के रूप में हम गंगा बेसिन का चयन करेंगे। सब बेसिन, अब देहरादून जो क्षेत्र है वो अपर यमुना सब बेसिन के अंतर्गत आता है और देहरादून का कुछ क्षेत्र जो ऋषिकेश की साइड है वो भागीरथी एंड अदर लोअर में आता है। तो चूंकि मैं रायपुर ब्लॉक में हूँ, अगर इस ब्लॉक से देखा जाए तो भागीरथी एंड अदर गंगा लोअर ये क्षेत्र निकट पड़ता है। तो इस आधार पे मैं यहाँ पे सब बेसिन के रूप में भागीरथी एंड अदर गंगा लोअर का चयन करता हूँ। यदि मैं सहसपुर से उस क्षेत्र से और हरबड़पुर की तरफ होता तो मैं अपर यमुना का चयन करता। टाइप ऑफ वाटर बॉडी, जो कि पिछली संगणना में से टैंक के रूप में सेंसस किया गया था, तो यहाँ पे ये अपने आप ऑटोफिल है, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। खसरा नंबर, पिछली संगणना में यहाँ का खसरा नंबर 16 दर्ज किया गया था। तो मुझे निकटतम व्यक्तियों से, वहाँ के परिचित व्यक्तियों से और जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं या पटवारी हैं उनसे इसका पता करना है कि क्या ये खसरा नंबर सही है। यदि सही है तो उसका एज इट इज़ रहने देंगे और अगर सही नहीं है तो वास्तविक जो खसरा नंबर है उस वाटर बॉडी के लिए उस
खसरा नंबर का हम यहाँ पे अंकन करेंगे। यदि कोई वाटर बॉडी बहुत बड़ी है और वहाँ पे 2 या 3 खसरा नंबर के अंतर्गत वह वाटर बॉडी का क्षेत्र आता है, तो हम वो जितने भी खसरा नंबर उस वाटर बॉडी में लगते हैं उन सब का अंकन करेंगे। यदि यह संभव नहीं है कि सारे वाटर खसरा नंबर ज्ञात किया जा सके, तो हम प्रयास करेंगे कि जिस मुख्य मार्ग के द्वारा हम उस वाटर बॉडी तक पहुँचे हैं, तो उस खसरा नंबर का अंकन तो अवश्य कर लिया जाए। वैसे प्रयास होना चाहिए कि वो वाटर बॉडी जितने भी खसरा नंबर को टच करती है या जितने खसरा नंबर के अंतर्गत आती है, यदि एक से अधिक क्योंकि बड़ी वाटर बॉडी है, और तो हम को प्रयास करें कि सारे खसरा नंबर हमें प्राप्त हो सकें। ये सारी एंट्री करने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके ये हमें आएगा यू आर आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। चूँकि मैं इसको ट्रेनिंग पर्पज़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ऑफिस में बैठ के, और मैं उस गांव की विलेज बाउंड्री से बहुत दूर हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे को एक तो अब मैं यहाँ पे चूँकि खाली इसको ट्रेनिंग पर्पज़ से कर रहा हूँ तो उसको मैं यस कर दूँगा। ये खाली बॉर्डर मार्किंग के लिए है, ताकि हम कहीं पे किसी और विलेज में जाके किसी दूसरे विलेज की एंट्री ना करें। यहाँ पे खाली इसीलिए इसको चेक पॉइंट को लगाया गया है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। ये मेरी वाटर बॉडी इन्फॉर्मेशन 2 का पेज खुल गया है। यहाँ पे हमें वेदर लोकेटेड इन DPAP 1 और ट्राइबल, इस तरह से इसमें मांगा गया है। पूरा उत्तराखंड में DPAP क्षेत्र नहीं है। ट्राइबल एरिया हमारा खाली चक्राता और जो उधम सिंह नगर जहाँ के लगते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। फ्लड प्रोन एरिया, नक्सल इफेक्टेड एरिया नहीं है, तो बाकी सामान्य क्षेत्र का जो है हमारा, वहाँ पे मदर का सिलेक्शन करेंगे, चूँकि रायपुर सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑनरशिप, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पे इसकी एंट्री की गई है। हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये वाटर बॉडी, तो हम यहाँ पे ये चयन करेंगे कि जो वाटर बॉडी है इसका ऑनरशिप क्या है। ये पंचायत की है, म्यूनसिपल अथॉरिटी की है, अदर गवर्नमेंट एजेंसी की इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, या अदर प्राइवेट बॉडी के तौर पे है। तो हम यहाँ पे इसका चयन करेंगे। चूँकि लास्ट सेंसस में ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पे चयनित की गई थी, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यह ही इसकी वास्तविक ऑनरशिप है। यदि इसकी ऑनरशिप कुछ अलग होगी तो हम उसको देखते हुए यहाँ पे उसका चयन करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। वेदर वाटर बॉडी इज इन यूज़, चूँकि पिछली सेंसस में ये इन यूज़ में रही होगी इसलिए यहाँ पे ये आई है, लेकिन अब हमें बताना है कि क्या इस सेंसस के टाइम पे भी ये वाटर बॉडी इन यूज़ है या नहीं। तो हमने इसको अगर सिलेक्ट करते हैं यस, तो नीचे ऑप्शन खुलता है इफ़ इन यूज़। ठीक है, तो हमें 3 ऐसे कारक चुनने हैं जिसके लिए ये वाटर बॉडी यूज़ हो रही है। इसमें हमें इसको सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं चुनना है। इसमें हमें देखना है कि ये वाटर बॉडी सबसे अधिक किस कार्य के लिए यूज हो रही है, उसका चयन हम सबसे पहले करेंगे ताकि वो प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे ये वाटर बॉडी है, चूँकि जंगल की है, हमने इसको यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक बार आ गया है। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया इरिगेशन के लिए, और फिर हमने इसको सिलेक्ट किया नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, मैं 3 सिलेक्ट कर चुका हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसमें कोई चौथा सिलेक्ट कर लूँ तो चौथा सिलेक्ट नहीं होगा। इसमें खाली 3 का ही चयन किया जाएगा, और 3 का चयन किया जाएगा इसकी उपयोगिता के आधार पे क्रमानुसार। सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए है, तो सबसे पहले उसका यूज़ किया जाएगा। फिर हमने इरिगेशन के लिए इसको रखा, और हमने रखा कि नेचुरल हैबिट फॉर बर्ड्स एनिमल्स के लिए है। मुझे लगा कि नहीं, ये इसका जो सबसे अधिक उपयोग है नेचुरल हैबिट फॉर बर्ड्स एनिमल है, उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, उसके बाद फिर इरिगेशन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन 2 को क्रॉस करके हटा दूंगा। ये ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ गया। फिर मैं उसका दोबारा जो क्रमानुसार है उसका चयन करेंगे। ये यहाँ से ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज और फिर इरिगेशन। अब जो नया सीरियल क्रमांक हमने चुना था
उस सीरियल क्रमांक के अनुसार यहाँ पे ये आ गए हैं। इफ़ वाटर बॉडी इज इन यूज फॉर इरिगेशन, अगर इरिगेशन के लिए उसका उपयोग हो रहा है तो कितना CCA मतलब इस वाटर बॉडी के अंतर्गत हो रहा है। हमने यहाँ पे लिखा 50 हेक्टेयर CCA इस वाटर बॉडी के अंतर्गत हो रहा है। सपोज एक वाटर बॉडी है लेकिन उससे 3 या 4 योजनाओं का, इरिगेशन की योजनाओं का संचालन हो रहा है, तो उसका हमें योग करके लिखना है। फिर वो 3-4 योजनाएं हैं, उनका टोटल IPC कितना है हमने पता करा, वहाँ पे हमें 65 IPC पता चला, 65 हेक्टेयर IPC है। ये वास्तविक आंकड़े से बहुत अधिक है, एक अनुमान के लिए हम यहाँ पे इसकी फीडिंग कर रहे हैं। अगर इफ़ नॉट इन यूज़ होती तो उसका कारण हमें यहाँ पे बताना पड़ता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम गायब हो गया है कि हमने जो उसका यूज़ के लिए लिखा था CCA IPC का हाइड हो गया है, और यहाँ पे ये कॉलम खुल गया है। अब हमें बताना है कि क्यों यूज़ में नहीं है, ड्राइड हो गई है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, सिल्ट्रेशन की वजह से, रिपेयर नहीं है इसलिए। तो एक कारण हमें सिलेक्ट करते हुए इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे इसमें एक ट्रेनिंग पर्पस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंट्री करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे वाटर बॉडी इन यूज यस सिलेक्ट करता हूँ और वही सारे ऑप्शन जो पहले फीड किए थे वही एज इट इज़ हम इसमें आगे करते हुए बढ़ते हैं। अब ये वाटर बॉडी मैन मेड है या नेचुरल है, तो हमने यहाँ पे इसको किया मैन मेड। मैन मेड अगर हम इसको नेचुरल करेंगे तो यहाँ से मैन मेड की कैटेगरी में ये कुछ कॉलम्स हैं जो हाइड हो जाएंगे। तो मैन मेड किया, मैन मेड करके ये पूछा इसने कि किस तरह का मैन मेड है, अर्थन स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, मैसनरी अदर है। तो हमने यहाँ पे किया कि ये अर्थन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की प्रकृति को देखते हुए वास्तविक रूप से जो उचित होगा उसका अंकन यहाँ किया जाएगा। अब हम आगे गए, चूँकि ये स्ट्रक्चर मैन मेड है तो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेचुरल की कैटेगरी में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ईयर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि मैन मेड है और पिछली सेंसस में इसको रिकॉर्ड किया गया था, तो ये जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रक्चर 2018 से पहले का होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका निर्माण वर्ष वहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हुए 2015 का अंकन कर दिया है। जो भी वास्तविक इसका निर्माण वर्ष होगा वो हम डालेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट, जो इसकी वास्तविक कॉस्ट है वो हम वहाँ पे लोकल से पता करते हुए, जो भी अथॉरिटी वहाँ पे निकटतम होगी उनसे पता करते हुए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट का पता करते हुए हम इसकी यहाँ पे अंकन करेंगे। इसका सपोज अंकन हमने 6 लाख रुपए किया। रेनोवेशन, इस वाटर बॉडी का रेनोवेशन कब किया गया? 2015 की वाटर बॉडी बनी थी। टूट फूट प्राकृतिक कारणों से, किसी भी कारण से इसमें कोई मरम्मत की आवश्यकता होती है, हमने पता किया कि इसकी मरम्मत 2022 के आसपास हुई होगी, या जो भी वास्तविक ईयर होगा हम उसका अंकन यहाँ करेंगे। कॉस्ट ऑफ लास्ट रिपेयर, अगर 2022 में या जब भी इसकी रिपेयर हुई है तो उसकी रिपेयर में कितनी कॉस्ट आई होगी, हम उस कॉस्ट का पता करते हुए यहाँ पे उसकी कॉस्ट का अंकन करेंगे। वेदर वाटर बॉडी इज परमानेंटली अंडर रिपेयर, ठीक है, क्या वह हमेशा रिपेयर रेनोवेशन के अंतर्गत रहती है, हाँ या नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे यस कर दिया। इफ़ यस, स्कीम अंडर विच रिवाइवल इज बीइंग डन, किस योजना के अंतर्गत इसकी मरम्मत की गई है, हमें उसका अंकन करना होगा। ईयर ऑफ इंक्लूजन अंडर द स्कीम, ठीक है, टारगेट ईयर ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सब हमें इसमें यहाँ पे फिट करना होगा। तो अगर ये किसी और अगर योजना के अंतर्गत नहीं है हम इसको हाइड कर देंगे, तो ये सारे कॉलम हमारे फिर आगे हाइड हो जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में अभी ऐसी ज़्यादा वाटर बॉडी नहीं है जो किसी मेजर स्कीम के अंतर्गत कवर कर रही है, तो इसलिए हम इसको हाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेदर द वाटर बॉडी इज एसोसिएट विद सेंट्रल स्कीम, तो यस या नो। तो चूँकि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी भी सेंट्रल स्कीम से एसोसिएटेड नहीं है मोस्टली, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम यस करते हैं तो आगे ये कॉलम खुलेंगे जिसमें उन स्कीम का नाम हमें बताना होगा कि किस योजना से वह आच्छादित हैं।
अभी हम इसको नो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डज वाटर बॉडी कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ से अब मुख्य प्रश्न शुरू होते हैं वाटर बॉडी के वास्तविक क्षेत्र और जल धारण क्षमता से के रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पे बताएंगे क्या ये वाटर बॉडी में पूरे साल पानी बहता है या नहीं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे उसका कारण बताना पड़ेगा कि कब कितना कितना रहता है। अगर यस लिखेंगे तो यहाँ से कॉलम हाइड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे नो करते हैं, और इफ़ नो तो यहाँ पे कितना पानी रहता है। मोर देन 9 मंथ्स रहता है, 6 से 9 महीने रहता है, लेस देन 6 मंथ रहता है। हमने 6 से 9 महीने के लेते हुए हम इसमें आगे बढ़े। वाटर स्प्रेड एरिया, तो अब हमें वाटर स्प्रेड एरिया देखना होगा कि इसका जो जल फैलाव क्षेत्र है वाटर बॉडी का वो कितना है, और उसको हेक्टेयर में लिखना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। हम गूगल अर्थ में जाके उस वाटर बॉडी के क्षेत्र का माप लेते हुए एक अंदाज़ यहाँ से भरें। दूसरा, वास्तविक आंकड़े का पता करें। वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है निकटतम, उस अथॉरिटी से पता करें कि इस वाटर बॉडी का फैलाव क्षेत्र क्या है। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हम दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके का पालन करते हुए अब इसमें आगे बढ़ेंगे। एक मैं यहाँ पे सैंपल करता हूँ। जैसे गूगल अर्थ खोला, गूगल अर्थ खोल के हम लोकेशन पे आए, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे, और मैं यहाँ पे एक वाटर बॉडी ढूंढता हूँ कोई अपने पास में जिसके ये एक तालाब है जिसके रेनोवेशन की कार्रवाई लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराई जानी है। तो अब हम इसका मेजर करेंगे। यहाँ पे हम मेजर पे क्लिक करेंगे और ये जितना इसका फैलाव क्षेत्र है उतने पे हमें इसको रखते हुए, अगर हमें वास्तविक आंकड़ा संबंधित विभाग से नहीं मिलता है या वहाँ की निकटतम अथॉरिटी से नहीं मिलता है, तो हम इस तरह से भी इसका क्षेत्र का नापन कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया जो है, अब हम इसको हेक्टेयर में कर देंगे। ये हेक्टेयर में आ गया। तो ये मेरे को यहाँ पे इसका पैरामीटर और एरिया मिल गया है। ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। कई जगहों पे यहाँ पे अगर अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण की स्थिति में मुझे उस अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। मैं उतने का ही परिमाप ले पाऊंगा जो मुझे वास्तविक रूप से यहाँ पे दिख रहा है। तो कोशिश करनी है कि जो अथॉरिटी है उससे हमें वास्तविक डाटा मिल जाए, और हम यहाँ पे इसको नापते हुए हमें पता चल जाएगा कि वास्तविक इस वाटर बॉडी का फैलाव क्षेत्र कितना होना चाहिए था, आज की तारीख में कितना है। तो अतिक्रमण का भी हमें यहाँ से आकलन हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे आया था 0.78 हेक्टेयर, तो यहाँ पे हमने उसका अंकन कर दिया। वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ द वाटर बॉडी ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर में कितना इसमें जल फैलाव क्षेत्र इसका है। अगर हम उसका भी अलग से आकलन करेंगे, सपोज वो वास्तविक वाटर बॉडी का जो फैलाव क्षेत्र है उससे कम में उसका वाटर अभी फ़िलहाल उपलब्ध है। मिनिमम वाटर स्प्रेड एरिया, अब वो हमें पता करना है कि इसमें ग्रीष्मकालीन दिनों में जब पानी सूख जाता है तो इसका वाटर स्प्रेड एरिया कितना गिर जाता है। हमने उसका आकलन किया, पता करा, और वहाँ पे दोबारा से उसी गूगल अर्थ से जाके नापा, तो हमने उसका जो वास्तविक मिनिमम वाटर स्प्रेड एरिया उसका अंकन यहाँ कर दिया। मैक्सिमम वाटर स्प्रेड एरिया, जो अधिकतम वहाँ पे कितना पानी का फैलाव क्षेत्र है उसका हम यहाँ पे अंकन करेंगे गूगल अर्थ से नापते हुए और वास्तविक जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी व्हेन फुल्ली फिल्ड अप, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, ये हमें पूछ के ही भरनी है कि वाटर बॉडी का डेप्थ कितनी है मैक्सिमम। तो वो भी जो भी निकटतम वहाँ पे अथॉरिटी होगी, कोई शायद इसको सामान्य भाषा में बताएगी कि एक आदमी पूरा डूब जाता है, ये 2 मीटर गहरी है, काफ़ी है। तो उसका हम वहाँ पे पता करते हुए उस हिसाब से यहाँ पे उसका अंकन मीटर में करेंगे, 2 मीटर। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, आधिकारिक आंकड़ों में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या लिखी हुई है
वो हम देखेंगे। अगर वो हमें नहीं मिल पाती है तो इसकी मैक्सिमम गहराई, इसका जल फैलाव क्षेत्र के हिसाब से इसकी हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी का आकलन करते हुए यहाँ पे क्यूबिक मीटर में इसको फिल करेंगे। अभी अंदाज से बिना कैलकुलेशन के हम 500 का लिखते हैं, 500 क्यूबिक मीटर ओरिजिनल, और प्रेजेंट में 450 का हम अंकन करते हैं। अब फिल्ड अप स्टोरेज ड्यूरिंग 23-24, चूँकि ये सेंसस बेस ये 23-24 है तो हमने यहाँ पे इसको फिल्ड अप स्टोरेज 3/4 हमने मानते हुए आगे बढ़े। फिर वेदर सिल्ट इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडी विच इज रिड्यूसिंग द इट्स कैपेसिटी, तो हम ये वहाँ पे पता करते हुए क्या इसके अंदर सिल्ट्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का ह्रास हो रहा है। यदि हाँ तो यस, और यदि नहीं तो नो करेंगे। स्टेटस ऑफ फिलिंग अप स्टोरेज के स्पेस बेस्ड ऑन अराउंड 50% ऑफ फिलिंग अप स्टोरेज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, तो यूजली फिल्ड अप रहता है हमारा इसका पानी, फिल्ड अप एवरी ईयर, रियरली फिल्ड अप। तो हम वहाँ पे वास्तविक आंकड़े का पता करते हुए वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सिटी टाउन विलेज बेनिफिटेड, तो कितने सिटी टाउन इस वाटर बॉडी से लाभान्वित होते हैं हम उसका अंकन करेंगे। कितने विलेज और वार्ड यहाँ पे इससे फ़ायदा ले रहे हैं हम उनका पता करते हुए उनका अंकन करेंगे। नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली बेनिफिटेड बाई वाटर बॉडी, यह है वास्तविक आंकड़ा, हम जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है उनसे पूछते हुए इसका अंकन करेंगे। वेदर वाटर यूजर एसोसिएशन, क्या उस वाटर बॉडी की देखभाल के लिए कोई वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन किया गया है, हाँ नहीं, और यहाँ पे एक ऑप्शन खोला गया है नॉट नोन। अगर ऐसी कोई स्थिति है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है तो हम नॉट नोन का चयन कर सकते हैं, अथवा यस और नो पे हम जाएंगे। अगर यस है तो कितना वाटर बॉडी का एरिया उसमें कवर किया जा रहा है, क्योंकि कोई बड़ी वाटर बॉडी है जिसका जल फैलाव क्षेत्र बहुत अधिक है, वो 2 या 3 गांवों को प्रभावित करती है, तो एक अकेली वाटर यूजर एसोसिएशन के लिए संभव नहीं है उसको कहते हैं कवर कर पाना। तो क्या वहाँ पे 2 या 3 वाटर बॉडी हैं, या एक ही वाटर बॉडी मतलब जो वाटर यूजर एसोसिएशन है वो उसको पार्शली कवर कर रही है, या 2-3 हैं जो उसको फुल्ली कवर कर रही है, या एक ही है जो पूरा फुल कवर कर रही है। तो वाटर बॉडी का कितना क्षेत्र है जो वाटर यूजर एसोसिएशन के द्वारा कवर किया जा रहा है, ये फुल कवर्ड है या पार्शल कवर्ड, उसका हम चयन करेंगे पता करते हुए। नंबर ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर दिस वाटर बॉडी, अब कितनी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी यूजर एसोसिएशन है जो इसके लिए, इस वाटर बॉडी के लिए जिनका गठन किया गया है, हमने 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। वेदर वाटर बॉडी इंक्लूड इन डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान, क्या डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान के अंतर्गत आती है, हमने फिलहाल इसको नो करके हम आगे बढ़े। वेदर एनी एरिया ऑफ वाटर बॉडी इज इंक्लोज्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमने अभी बात की थी कि वाटर बॉडी का वास्तविक फैलाव क्षेत्र कितना है, और हमने वहाँ पे मौजूद स्थिति में देखा कि वहाँ पे उपलब्ध कितना वास्तविक फैलाव क्षेत्र इसका है, तो हमें उससे ज्ञात हो जाएगा कि इसका इंक्रोचमेंट हुआ है या नहीं। हमने यहाँ पे यस कर दिया, हमें लगा कि इसका जो वास्तविक फैलाव क्षेत्र जो कागजों में दर्ज है उतना वास्तविक उपलब्ध नहीं है, तो ये हम हमसे पूछेगा क्या इसके इंक्रोचमेंट की हम गणना कर सकते हैं यहाँ या नहीं, हमने यस किया। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना % इंक्रोचमेंट हुआ है। हमने यहाँ पे जब आकलन किया कि इसका फैलाव क्षेत्र 1 हेक्टेयर होना चाहिए लेकिन उपलब्ध है खाली 80 हेक्टेयर, तो मतलब 20% हमारा इंक्रोचमेंट हो चुका है। वेदर वाटर बॉडी इज स्टैंड अलोन, तो ये स्टैंड अलोन है या किसी और वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, हमने इसको स्टैंड अलोन करके आगे बढ़े। इफ़ कनेक्टेड, नंबर ऑफ कनेक्टेड वाटर बॉडी, तो हम यहाँ पे कनेक्टेड करते हुए जनरली इसमें बढ़ते हैं कि कितनी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, एक अगर हमने कर दिया। वेदर द वाटर बॉडी प्रेजेंट इन SAC डाटाबेस, यदि है तो यस करेंगे, और अगर है तो उसकी मैपिंग का यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा कुछ, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं करते हुए, तो अगर हम यस करते हैं तो हमें उसका यहाँ पे मैप शो होगा, उस मैप में उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चूँकि अभी हम इसको यहाँ पे नो करते हैं, और अब हम यहाँ पे लास्ट इसका, इस वाटर बॉडी की हमें फ़ोटो कैप्चर करनी है
वाटर बॉडी की फ़ोटो हमें इस तरह से कैप्चर करनी है कि उसका मैक्सिमम क्षेत्र एक फ़ोटो के अंतर्गत आ सके, जिसमें उसके अधिकतम कोने कवर्ड हों। ऐसी हमें वाटर बॉडी की फ़ोटो नहीं लेनी है कि उसमें काली वाटर बॉडी का सेंटर एरिया दिखाई दे, उसमें वाटर बॉडी के किनारे ना दिखाई दें। हमें उस वाटर बॉडी की मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी जो आकार है, उसका जल फैलाव क्षेत्र है, उसकी जो वास्तविक स्थिति आज की तारीख में, वो सब एक ही फ़ोटो में कैप्चर हो सके, इस तरह से हमें फ़ोटो लेनी है। तो अभी चूँकि हम कमरे में हैं, तो अभी जैसा अचानक से हुआ कि मेरा वाटर बॉडी का डाटा था, वो मैंने मोबाइल को अपना थोड़ा सा साइड किया तो वो एकदम से गायब हो गया। तो मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद ये मैंने माई ड्राफ्ट किया। माई ड्राफ्ट में मुझे वो सारा डाटा मिल गया था, मैंने फिल किया था। तो मैं उसी पे जाके ये जितना मैंने डाटा फिल किया था उसमें मेरा बस ये लास्ट पेज का जो डाटा है वही फ्लैश आउट हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से फिल करूँगा। साइट पे वर्क करते करते इस तरह से कई बार हो सकता है कि हमने जितना डाटा फीड कर दिया उसमें से लास्ट पेज का डाटा हमारा फ्लैश आउट हो जाएगा, लेकिन जो पीछे के हमने जितने नेक्स्ट कर दिए हैं, पेज सेव करके आगे बढ़ गए हैं, वो डाटा मेरा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर इस तरह की स्थिति होती है, हमें फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन नहीं करना है, हमें इस ऐप पे बने रहना है, तो हम उस डाटा को रिकवर करने की स्थिति में रहेंगे। अब जब हमने फ़ोटो पे क्लिक किया तो फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा। तो मुझे कैमरे का एंगल इस तरह से रखना है कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं वाटर बॉडी के जल फैलाव क्षेत्र को कैप्चर कर सकूं। तो जब मैं यहाँ पे वाटर बॉडी के एक कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे तो एक्यूरेसी मेरी फ़िलहाल वाटर बॉडी से ये दिखा रहा है 35 मीटर के आसपास। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ। ये सैटेलाइट बेस्ड ऐप है, तो ये मेरी एक्यूरेट लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। अगर मैं ओपन एरिया में होता तो ये, चूँकि एक सैटेलाइट बेस्ड ऐप है, तो मैं बिना नेटवर्क एरिया में भी रहता तो मेरी लोकेशन को कैप्चर कर पाता। मैं एक दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी अपना फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूँ। फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद भी ये मेरी एक्यूरेसी को चेक करता रहेगा। और जब मैं सबमिट करूँगा, चूँकि अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ये मेरा डाटा सर्वर पे नहीं जाएगा। सबमिट। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए कह रहा है, मैंने प्रोसीड कर दिया। तो ये मेरा एक्शन इसमें यहाँ पे ये मैंने डाटा एंट्री करी है। ये सारी डाटा एंट्री जो मैंने करी है सिंगल पेज में मुझे यहाँ से व्यू हो जाएगी इस आई के आइकन पर क्लिक करके। अगर मुझे लगता है कि मैंने गलत एंट्री कर दी तो गलत करना है, और यहाँ से मुझे इसको सिंक करने के लिए यस करना है। अब मैं यहाँ पे कह रहा है कि मेरा नेट नहीं है, इसलिए मेरा डाटा सिंक नहीं होगा। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ से अभी एडिट कर सकता हूँ, सिंक करना है तो सिंक कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, अपना नेटवर्क एरिया में मैं आ गया हूँ। अब जब मैं नेटवर्क एरिया में आ जाऊँगा तो यहाँ पे जितनी भी मेरी एंट्रीज होंगी, वाटर बॉडी की, सरफेस वाटर स्कीम की, ग्राउंड वाटर स्कीम की या विलेज शेड्यूल, वो सब मैं सिंक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे नेटवर्क एरिया में आने का डाटा सिंक करूँगा, यू आर आउटसाइड द विलेज बाउंड्री, एक बार फिर से मुझे कह रहा है कि मैं विलेज की बाउंड्री से बाहर हूँ, क्या मैं इस डाटा को सिंक करना चाहता हूँ, येस और नो। तो अपने इस क्रॉस क्वेश्चन को चेक करके मैं जब सिंक करूँगा नेटवर्क एरिया में आने के बाद, तो मेरा डाटा सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक वाटर बॉडी
की एंट्री कंप्लीट कर दी है। धन्यवाद।